नमस्ते बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 5वीं की पाठ्य पुस्तक परिसर अध्ययन 2 का दूसरा पाठ इतिहास और कालखंड की संकल्पना के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने इतिहास किसे कहते हैं के बारे में अध्ययन किया। देखो बच्चों, इसके अंतर्गत हमने देखा इतिहास और हमारा क्या संबंध है, इतिहास की वैज्ञानिक पद्धति क्या है, भूतकाल और भविष्यकाल, इन सब महत्वपूर्ण विषय बिंदुओं के बारे में हमने अध्ययन किया है। इतिहास क्या है? बीती हुई घटनाओं को हम इतिहास कहते हैं और जिन इतिहास की घटनाओं का हम ज्ञान करने के लिए समय का या काल का विभाजन करते हैं। तो देखो बच्चों, यदि मैं आपसे सरल शब्दों में पूछूं कि आप अपनी दिनचर्या के बारे में बताइए, तो आपका यही जवाब होगा कि सुबह उठता हूँ, ब्रश करता हूँ, नहाता हूँ, उसके बाद नाश्ता करता हूँ, विद्यालय जाता हूँ, छुट्टी होने पर दोपहर को घर आता हूँ, फिर शाम को ट्यूशन जाता हूँ, शाम और रात को भोजन करने के पश्चात सोता हूँ। आपका ये दिनचर्या होता है। आपने अपने एक दिन का विभाजन कर दिया है, किसमें? सुबह में, दोपहर में, शाम में और रात में। तो ठीक इसी तरह से इतिहास की घटनाओं का अध्ययन करने के लिए हम काल का विभाजन करते हैं, जिसे ही हम काल खंड कहते हैं। तो इसे समझने के लिए आप ब्लैक बोर्ड पर ध्यान दीजिए। ये दूसरा पाठ है इतिहास और काल खंड की संकल्पना, जिसके अंतर्गत ये 4 मुद्दे दिए गए हैं। पहला है काल विभाजन और कालखंड रेखा इतिहास, और दूसरा है कालगणना और कालगणना की पद्धतियाँ। तीसरा है इतिहास का काल विभाजन और काल मापन की वैज्ञानिक पद्धतियाँ और निर्धारण। इस तरह से इस पाठ में ये 4 मुद्दों का समावेश किया गया है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से ये पहला मुद्दा काल विभाजन और कालखंड रेखा के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखो बच्चों, कालखंड का बोध कर लेने की विभिन्न पद्धतियाँ हैं। हम काल अखंड है, फिर भी हम उसका विभाजन हमारी सुविधा के अनुसार करते हैं। काल का विभाजन हम जिस उद्देश्य या जिस पद्धति से करते हैं, उसी पर कालखंड की बोध कर लेने की पद्धतियाँ निर्भर होती है। तो देखो बच्चों, जैसे कि जब सुबह होता है, सूर्य निकलता है, तो हम कहते हैं दिन निकल गया है, सुबह हो गई है। फिर जैसे जैसे शाम होने लगता है तो हम कहते हैं दिन ढलता है, शाम हो गई है। फिर कुछ समय के बाद सूर्यास्त होता है, धीरे धीरे रात होने लगता है। तो यह क्रिया रोज चलती रहती है। तो इसी तरह से सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक के समय को हम दिन कहते हैं, फिर सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय के समय को हम रात कहते हैं। तो इस तरह से काल का विभाजन हम 2 घटकों के आधार पर करते हैं, दिन और रात। इसे समझने के लिए आप ध्यान दीजिए कि जो हमारी पृथ्वी है, वह अपने अक्ष पर घूमती है। वह अपने अक्ष पर घूमते घूमते वह सूर्य के चारों ओर भी चक्कर काटती है। इसे समझने के लिए आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि किस तरह से दिन और रात होता है। तो देखो बच्चों, जो सूर्य है वह स्वयं प्रकाशित है, वह हमें निरंतर प्रकाश देता है, फिर भी हमें दिन में उजाला दिखाई देता है और रात को अंधेरा दिखाई देता है। जब सूर्य हमें हमेशा प्रकाश देता है, तो ऐसा क्यों होता है कि दिन में हमें उजाला दिखाई देता है और रात को अंधेरा? ऐसा क्यों होता है, यह समझने के लिए आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हमारा जो पृथ्वी है वह इस आकार का होता है, गोलाकार, और जो हमारी पृथ्वी है बच्चों, वह पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमता है, वह अपने अक्ष पर घूमता है। साथ ही साथ वह सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के अगर जिस पृष्ठ भाग पर पड़ता है तो वहाँ पे दिन होगा, और जो पीछे का पृष्ठ भाग है वहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे रात होता है। पृथ्वी को अपने अक्ष पर पूरा एक चक्कर काटने में पूरा 24 घंटे का समय लगता है, और 24 घंटे में 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात होता है। इस तरह से दिन और रात होता है।
ये ठीक इसी तरह से ये जब चक्कर काटता है वह अपने अक्ष पर तो घूमता ही है, साथ ही साथ ये सूर्य के चारों ओर भी घूमता है। सूर्य के चारों ओर घूमने के लिए पृथ्वी को पूरा 365 दिन 6 घंटे लगते हैं, जिससे वर्ष का निर्माण होता है। तो बच्चों, इसे समझने की इसी तरह से हम समय का विभाजन करते हैं। जब एक दिन मतलब एक रात और एक दिन मिला करके 24 घंटे का एक दिवस होता है, जिसे हम दिन कहते हैं। तो इस तरह से दिन के जैसे एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, सोमवार से लेकर रविवार तक का दिन जो होता है उसे हम सप्ताह कहते हैं। और 2 सप्ताह को हम पक्ष कहते हैं, जिसे हम पखवाड़ा भी कहते हैं। 2 सप्ताह को मिलाने पर पखवाड़ा बनता है और 2 पखवाड़े को मिलाकर महीना बनता है। तो ठीक इसी तरह से 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना बीतता है। ठीक इसी तरह से 12 महीने को हम क्या कहते हैं? एक साल। और जब इसी तरह से 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, इसी तरह से ये वर्ष बीतते जाता है और 100 वर्ष समाप्त होता है, जिसे हम शताब्दी कहते हैं। ठीक इसी तरह से 10 शताब्दी यदि समाप्त होता है, पूरा होता है, उसे हम सहस्त्र कहते हैं। इस तरह से काल का विभाजन हम दिन, सप्ताह, पक्ष, वर्ष, शताब्दी और सहस्त्र इसमें हम करते हैं। इन सबसे हम इतिहास की घटनाओं को अध्ययन करने में हमें आसानी होता है। इसे समझने के लिए आप यहाँ पे देखिए कि इस विभाजन को हम क्या कहते हैं। जैसे कि दिन, एक दिन, रात और दिन मिलाकर एक दिवस बनता है। फिर 7 दिन को मिलाकर एक सप्ताह बनता है। फिर 2 सप्ताह को मिला देंगे तो पक्ष बनता है। फिर 2 पक्ष को मिलाएंगे तो बच्चों महीना बनेगा, यानी कि 4 सप्ताह को मिलाने के बाद महीना बनता है। और 12 महीना बीत जाता है तो उसे हम वर्ष कहते हैं। और 100 वर्ष, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, इस तरह से जब 100 वर्ष का समय समाप्त होता है तो हम इसे शताब्दी कहते हैं। ठीक इसी तरह से 10 शताब्दी अगर पूरा होता है तो इसे हम सहस्त्र कहते हैं। यानी कि ये क्रम से समय का हम विभाजन करते हैं। इस पद्धति से हम काल का क्रमिक विभाजन करते हैं और इस प्रकार के विभाजन को हम एक रेखीय विभाजन कहते हैं। मतलब हाँ, इसका आप पूरा ध्यान से देखिए बच्चों, जिसमें पहला दिया है कालखंड का बोध कर लेने की विभिन्न पद्धतियां हैं। मतलब कालखंड को जानने की, बोध यानी ज्ञान होता है, उसके ज्ञान करने की विभिन्न पद्धतियां हैं। काल अखंड, जैसे कि मैं बताया कि घड़ी की सुइयां निरंतर चलती रहती है, वह रुकती नहीं है। इसी तरह से काल अखंड है, लेकिन हमारी सुविधा के अनुसार हम उसका विभाजन करते हैं। काल का विभाजन जिस उद्देश्य और जिस पद्धति से करते हैं उस पर काल समझाने की पद्धतियां निर्भर होती है। अब इस तरह से दिन, सप्ताह, पक्ष, महीना, वर्ष, शताब्दी, सहस्त्र, इस पद्धति से हम काल का क्रमिक विभाजन करते हैं। मतलब क्रम से दिवस आता है, दिवस 7 दिन को मिला देंगे तो सप्ताह बनता है। फिर 2 सप्ताह को मिलाएंगे तो पक्ष बनता है, 2 पक्ष को मिलाएंगे तो महीना बनता है। ठीक इसी तरह से 12 महीने का वर्ष होता है। फिर इसी तरह से वर्ष 100 वर्षों का शताब्दी होता है। फिर 10 शताब्दी का सहस्त्र होता है। यह क्रम से चलता रहता है, इसी को हम काल का क्रमिक विभाजन कहते हैं। इस प्रकार के विभाजन को एक रेखीय विभाजन भी कहते हैं। अब देखिए, जो काल खंड है, काल को हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, ईसवी सन का कालखंड और ईसा पूर्व का कालखंड। इसे समझने के लिए आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। इतिहास में घटनाओं को एक रेखीय पद्धति से क्रमशः प्रस्तुत किया जाता है। देखो बच्चों, इतिहास की जो बहुत सारी घटनाएं होती है उसको हम एक क्रम से दिखाते हैं और इसे दिखाने के लिए जो हम ईसवी सन का प्रयोग करते हैं। तो ईसवी सन का जो हमारा दिन दर्शिका होता है, कैलेंडर होता है, आप सभी के घर में होगा, वह ईसवी सन पर ही आधारित होता है। जैसे कि ये सभी के घर में रहता है, ये जो हमारा दिन दर्शिका है, कैलेंडर है, यह किस पर आधारित है? ईसवी सन पर आधारित है। जैसे कि ईसवी सन हम कैसे लिखते हैं बच्चों? अपना दिनांक कैसे लिखते हैं? जैसे दिन का क्रमांक लिखते हैं, महीने का क्रमांक लिखते हैं, फिर साल का क्रमांक लिखते हैं। जैसे कि अगर हम कहें कि आज कितनी तारीख है,
कितनी तारीख है बच्चों, जैसे अक्टूबर है ये, अगर आपको लिखना है कि आज का दिनांक क्या है, आज का दिन क्या है, आज का महीना क्या है, महीना क्या है 10 महीना है, साल कौन सा चलता है 2020 चल रहा है, तो ये किस पे आधारित है, ईसवी सन पर आधारित है। ये जो हमारा दिनदर्शिका होता है कैलेंडर, वह ईसवी सन पर ही आधारित है। तो ये जो इतिहास की घटनाएं होती है उसको हम क्रमिक रूप से समझाने के लिए ईसवी सन का ही प्रयोग करते हैं। तो इसे समझने के लिए आप यहाँ पे देखिए ध्यान से, ईसवी सन का प्रारंभ कब हुआ है। देखो, इस ईसा मसीह की स्मृति में, ईसा मसीह को आप जानते हैं जिनका जन्म 25 दिसंबर को हुआ था, स्मृति में मतलब याद में ईसवी सन का प्रारंभ हुआ। अब देखो ईसवी सन को हम कैसे दिखाते हैं, ये आपके पास टाइमलाइन दिया गया है काल गणना के बारे में। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे बच्चों, तो ये जो टाइमलाइन है कालखंड, यहाँ से स्टार्ट होता है। ये क्या है, ईसा मसीह के जन्म से, मतलब यहाँ से ईसवी सन का प्रारंभ होता है और इधर से ये बढ़ती हुई 100, 500, 1000, 1500, 2000, यह ईसवी सन है। लेकिन आपको ध्यान रखना है जो ईसा पूर्व का कालखंड होता है वह ईसवी सन के पूर्व का समय होता है। ईसा पूर्व का समय जो ईसवी सन के पहले के, मतलब ईसा मसीह के जन्म के जो पहले का समय है, जो कालखंड है ईसा मसीह के जन्म का, उस कालखंड को हम किससे दर्शाते हैं, ईसा पूर्व, इससे हम दर्शाते हैं। और ईसा पूर्व हमेशा मतलब घटते क्रम में दिखता है, जैसे कि यहाँ पे 2000, 1500, 1000, 500, 100, इस तरह से घटते क्रम में होता है। और ईसवी सन, जैसे कि मैं बताई, जो हमारा कैलेंडर होता है, दिनदर्शिका होता है, वह ईसवी सन पर आधारित होता है। तो वो देखो, जैसे कि 2020 चल रहा है तो उसके बाद 2021 आएगा, 2022 आएगा, 23 आएगा, इस तरह से वो बढ़ते क्रम में रहता है। तो जैसे ये बढ़ रहा है 100, 500, 1000, 1500, 2000, ईसवी सन का जो क्रम संख्या होता है वह निरंतर आगे की तरफ बढ़ता है, और जो ईसा पूर्व होता है वह घटते हुए क्रम में होता है। इसे आप ध्यान से देखिए। देखो, अब ईसा पूर्व का जो समय है वो कब स्टार्ट होता है, ईसा मसीह के जन्म से, उनकी स्मृति में। ईसवी सन के प्रथम 100 वर्ष की, अर्थात प्रथम शताब्दी, शताब्दी मतलब आप समझते हो 100 वर्ष, शताब्दी की कालावधि को ईसवी सन 1 से 100 तथा प्रथम सहस्त्र की कालावधि को ईसवी सन 1 से 1000 लिखा जाता है। यह ईसवी सन का कालखंड है। तो ईसवी सन का कालखंड, इस टाइमलाइन पर आप ध्यान दीजिए। देखो यहाँ पर मैं बताई 1 से, मतलब यहाँ 1 होता है, फिर उसके बाद 1 से 100 तक का जो वर्ष होता है वो उसको हम शताब्दी कहते हैं, फिर यहाँ से 100 से 1000 तक सहस्त्र कहते हैं। इस तरह से यह ईसवी सन आगे की तरफ बढ़ता है। और इसे समझने के लिए बच्चों आपको मैं बता दूं कि वर्धमान महावीर का जन्म कब हुआ, 599 में वर्धमान महावीर का जन्म हुआ। अगर इनकी जीवन का कालखंड 599 ईसा पूर्व में वर्धमान महावीर का जन्म हुआ, अगर इनके कालखंड को हम निकाले तो इनकी मृत्यु 527 में हुआ। तो देखो, जन्म 599 हुआ, मृत्यु 527 में हुआ, मतलब इनका घटता हुआ क्रम है। यह ईसा पूर्व की बात है। अब देखें, इसी तरह से हम गौतम बुद्ध के जन्म को भी का काल गणना देखते हैं, जिनके जीवन काल के। तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, 563 में, 563 ईसा पूर्व, मतलब इस साइड उनका जन्म हुआ था। और उनकी मृत्यु कब हुई, 483 में। देखिए घटते क्रम में, उन्होंने जन्म कब लिया, 563 में, मृत्यु कब हुई, 483 ईसा पूर्व में। मतलब ये दोनों ईसा पूर्व की टाइमलाइन पर दिया गया है। मान लीजिए अगर इनका देखा जाए 599, तो कहाँ पे आएगा, 599 इस साइड आएगा, तो यहाँ पे बीच में आएगा। और मृत्यु कहाँ पे हुई, 527 में, मतलब इसी के बीच में, मतलब ईसा पूर्व में ही हुआ।
जन्म का हुआ 599 ईसा पूर्व में, मृत्यु भी उसी में हुई ईसा पूर्व में। ठीक इसी तरह से गौतम बुद्ध का भी हुआ, ये इनका जन्म। इस तरह से हम इस साइड मतलब है कि जब ईसवी सन का प्रारंभ नहीं हुआ था उसके पहले के काल गणना को हम ईसा पूर्व में विभाजन करते हैं। अब हम देखेंगे ईसा पूर्व का कालखंड। देखो बच्चों, ईसवी सन का प्रारंभ होने के पूर्व मतलब ईसवी सन का प्रारंभ होने से पहले की बात है कि पूर्व के कालखंड को हम ईसा पूर्व का कालखंड कहा जाता है। जब इसका प्रारंभ के पहले का जो समय है उसको हम ईसा पूर्व का कालखंड कहते हैं। अब इसमें देखिए दूसरा, इस कालखंड के वर्षों की गणना करते समय प्रत्येक वर्ष की क्रम संख्या कैसी होती है? घटते क्रम में होती है। कैसे हो रही है? घटते क्रम में। 2000, 1500, 1000, 500, 100 इस तरह से घटते जा रहा है, परंतु ईसवी सन में देखो बढ़ते जा रहा है। तो ईसा पूर्व में कालखंड के वर्षों की गणना करते समय वह घटते क्रम में होता है। अब इसको हम कैसे दर्शाते हैं? ईसा पूर्व के प्रथम 100 वर्षों की जो शताब्दी है, प्रथम शताब्दी की कालावधि को हम कैसे दर्शाएंगे? हम इस तरह से 100 से 1 मतलब ये घटते क्रम में होता है। और सहस्त्र को कैसे दर्शाएंगे? 1000 और 1 इस तरह से। और ईसवी सन में 1 से 100, 1 से 1000 दर्शाते हैं। और ईसा पूर्व में हम इस तरह से घटते हुए क्रम में दर्शाते हैं। तो देखो बच्चों, आज की कक्षा में हमने क्या पढ़ा? काल विभाजन और कालखंड का रेखा जो है इसके बारे में अध्ययन किया। आज की कक्षा के अनुसार आपको ये गृह कार्य दिया जाता है कि जो भी ब्लैक बोर्ड पे लिखा गया है आप इसे EVS 2 की नोटबुक में लिखना, याद करना, शुक्रवार और शनिवार को ग्रुप में भेजना है। अगले वीडियो में हम भाग 2 लेकर फिर मिलेंगे। धन्यवाद।